नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने चैनल पवार क्लासेस देवपुरा में। आज का टॉपिक रहेगा बाल मनोविज्ञान के अधिगम के प्रकार व सिद्धांत, जिसका पार्ट 2 है। आज भी 70 क्वेश्चन रहेंगे। कल अपन ने पहला पार्ट पढ़ा था जिसमें 70 क्वेश्चंस पढ़े थे, और आज अपन दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें भी 70 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे। और कुल ये टोटल सीरीज़ रहेगी 200 प्लस क्वेश्चनों की, जिसको अपन 3 सीरीज़ में 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो मित्रों, जो मेरे पुराने साथी हैं वो चैनल को लाइक करें, और जो मेरे नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ऐसे ही नए नए टाइप के क्वेश्चंस और इजी टाइप के क्वेश्चंस और थोड़े कठिन टाइप के क्वेश्चन मिक्स में लेकर के अपन चल रहे हैं, तो आपको पसंद आएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज के पहले क्वेश्चन की ओर, यानी कल अपन ने 70 पढ़ लिए थे, आज उससे आगे पढ़ेंगे अपन। तो पहले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है इस प्रकार। 71 नंबर से शुरुआत कर रहे हैं अपन। धीमी गति से सीखने वाले बालकों हेतु अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है भाई? इंपॉर्टेंट मान के चले, क्योंकि धीमी गति से पूछ रहा है। तो पहला है आपके सामने पावलाव, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा स्किनर और चौथा है क्लार्क हल। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, ये आपको बताना है। तो 71 के अंदर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला राइट हो जाएगा, थॉर्नडाइक वाला, यानी धीमी गति से सीखने वाला जो सिद्धांत, उपयोगी सिद्धांत है, वो कौन सा है? थॉर्नडाइक का। इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। आजकल क्या क्या जो 5 गौण नियम है वहाँ से सवाल बनने लग गए, तो आपको 5 गौण नियम भी याद रखने हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 72 सवाल है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है कि आप किसे अधिगम की श्रेणी में रख सकते हैं? अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन प्रक्षेपण, दूसरा वार्तालाप, तीसरा समायोजन, चौथा क्रोध को। तो आपके राइट आंसर कौन सा सही होगा वो आपको बताना है कि भाई प्रक्षेपण या वार्तालाप या समायोजन या फिर क्रोध को। तो बताना आपको 72 में राइट आंसर हो जाएगा कौन सा। आप किसे अधिगम की श्रेणी में रखेंगे? तो आप रखेंगे समायोजन को। किससे रखेंगे आप? समायोजन को आप अधिगम की श्रेणी में रखेंगे, तो आपका समायोजन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 73, अच्छा सवाल। अधिगम में पुरस्कार, प्रशंसा, प्रोत्साहन हेतु कौन सा अधिगम सिद्धांत बल देता है? 3 चीज़ें बताइए आपको। एक तो पुरस्कार, दूसरा प्रशंसा, तीसरा प्रोत्साहन। तो 73 का राइट आंसर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन आपके सामने सक्रिय अनुबंधन, दूसरा है शास्त्रीय अनुबंधन, तीसरा है संबंधवाद का सिद्धांत और चौथा है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो 73 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपके राइट हो जाएगा ऑप्शन 1, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट थ्योरी। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। पुरस्कार, प्रशंसा, प्रोत्साहन स्किनर द्वारा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, सक्रिय अनुबंधन। चलो आगे चलते हैं। अगर वीडियो स्लो लगे तो आप इसकी स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं, ताकि आप जल्दी जल्दी कवर अप कर सकें। अगला है 74। क्वेश्चन कह रहा है केजी अथवा प्रथम कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कक्षा में जब उनके माता पिता शाला में छोड़ने आते हैं तब कक्षा में जाने को बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। शब्द पढ़ लेना, नहीं होते। प्राइवेट उसे धक्का देकर कक्षा में बिठाते हैं। इस परिस्थिति में थॉर्नडाइक के किस मुख्य नियम का अभाव है? एक तो नहीं पूछा है, एक अभाव पूछा है, 2 शब्द तो है। केजी वाला बच्चा और प्रथम क्लास वाले बच्चे को जब अपन स्कूल में छोड़ने जाते हैं तब वो स्कूल में बैठना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अपन धक्का देकर के उसे बिठा देते हैं। तो ये स्थिति, ये परिस्थिति किसका अभाव है? यानी अभ्यास का नियम का अभाव है, प्रभाव का नियम का अभाव है, या तत्परता के नियम का अभाव, या उपयोग के नियम का अभाव है? मेरे ख्याल से सभी को आपको आता होगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है ईजिली आप बता सकते हैं, क्योंकि वही है ना, एक कहावत है कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी के लिए बाध्य नहीं किया जाता, यानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। वैसे ही बच्चे को स्कूल तक तो ले जाया जा सकता है लेकिन पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो किसकी ओर संकेत हो रहा है ये? तो आपके संकेत हो रहा है ये ऑप्शन नंबर 3 की ओर, तत्परता का नियम। कौन सा? तत्परता के नियम की ओर संकेत हो रहा है कि उसको बाध्य नहीं कर रहे हैं, यानी उस बच्चे को पढ़ने में रुचि नहीं हो रही है, वहाँ वो तत्पर नहीं हो रहा है, तो फिर वो बैठेगा कैसे क्लास में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 74 में तत्परता का नियम। फिर अगला
75। वैसे ये सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार ऊपर ऊपर से भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये प्रश्न भी बताना ज़रूरी है। ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। 75 में थार्डाइक ने सीखने के 3 प्रमुख नियम किस सन में प्रस्तुत किए? इंपॉर्टेंट मान लेना भैया, किस सन में प्रस्तुत किए हैं भाई? 1874, 1949, 1913 और 1899। कौन सा राइट हो जाएगा? पहला ऑप्शन होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा या चौथा होगा? तो बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 75 में? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3, 1913 यानी 1913। इस समय इन्होंने 3 प्रमुख नियम दिए थे। अगला सवाल, फिर एक और अच्छा सवाल है, पढ़ लेते हैं पहले इसको। एक बालक कोई शब्द जैसे बिल्ली कहना सीखने के लिए कक्षा अध्यापक बिल्ली के साथ उसका चित्र दिखाकर बिल्ली कहता है, वह बिल्ली लिखता भी है। कुछ समय बाद, आगे ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है प्रश्न। कुछ समय बाद कि किसी का चित्र नहीं दिखाया जा सकता, किसी का भी चित्र नहीं दिखाया जाता, वह केवल लिखा हुआ शब्द बिल्ली दिखाया जाता है और बालक लिखे शब्द को आसानी से बिल्ली पढ़ लेता है। इस परिस्थिति में कौन सा अधिगम सिद्धांत है भाई? तो ऑप्शन 1 है आपके सामने अनुक्रिया उद्दीपन, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया, तीसरा शास्त्रीय अनुबंधन और चौथा है अंतर्दृष्टि। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा? देखेंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 में ऑप्शन नंबर 3, शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, अगला सवाल को वापस पढ़ लें क्योंकि बड़ा है, तो इसको पढ़ करके फिर उत्तर समझे कि एक बालक, आप पढ़ लेना एक बार और फिर उत्तर पढ़ लेना पॉज करके, फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, सॉरी क्वेश्चन अगला देखेंगे अपन 77। अविश्वास, भय, मानसिक तनाव से मुक्त करवाने में कौन सा अधिगम सिद्धांत उपयोगी है? पहला ऑप्शन प्रयास व त्रुटि, दूसरा अंतर्दृष्टि, तीसरा क्रिया प्रस्तुत व अनुबंधन, चौथा है शास्त्रीय अनुबंधन। तो 77 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सवाल पढ़ें। अविश्वास, भय व मानसिक तनाव से मुक्त करवाने में कौन सा अधिगम सिद्धांत उपयोगी है? उपयोगी पूछ रहा है। तो 77 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, फिर अगला सवाल है 78। इसको पढ़ेंगे अपन। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत को पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित अभिप्रेरणा को सिखाने की बहुमूल्य प्रक्रिया को अंग बनाने का प्रयास किया गया है? पहला है स्किनर, दूसरा पावलोव, तीसरा थॉर्नडाइक, चौथा वाटसन। 78 राइट आंसर। पढ़े प्रश्न को, समझे, फिर उत्तर दें कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत को पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित अभिप्रेरणा को सिखाने की बहुमूल्य प्रक्रिया का अंग बनाने का प्रयास किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंट मान के चले। ऑप्शन 78 इज राइट 3, थॉर्नडाइक साहब। कौन राइट हो जाएंगे आपके? थॉर्नडाइक साहब ने कहा था ये बातें। ठीक है, अभिन्न अंग माना है इन्होंने अभिप्रेरणा को सिखाने का। ठीक है, अगला सवाल 79, सिंपल क्वेश्चंस। सीखने को अनुबंधन द्वारा सीखना, लर्निंग बाय कंडीशनिंग, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? ऑप्शन 1 स्किनर साहब, ऑप्शन 2 पावलोव, ऑप्शन 3 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 4 वाटसन। 79 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, पावलोव साहब ने कहा था सीखने को अनुबंधन। ओके, लर्निंग बाय कंडीशन। अगला सवाल, प्रसिद्ध आर्किमिडीज सिद्धांत किस पर आधारित है? ये पहले भी पूछा गया था, फिर पढ़ लें एक बार। अनुक्रिया उद्दीपन, उद्दीपन अनुक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन या पुनर्बलन सिद्धांत? 80 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उद्दीपक अनुक्रिया। आर्किमिडीज उद्दीपन अनुक्रिया राइट आंसर। फिर 81 पढ़ेंगे। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक, सिंपल सा सभी बता सकते हैं, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, कोहलर।
81 में राइट हो जाएगा आपका पावलोव साहब। ठीक है, फिर एक अच्छा प्रश्न है, पावलोव का पूरा नाम बताइए भाई। इरोज पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव, तो मुझे तो यही लग रहा है राइट, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट हो जाएगा। फिर चल रहे हैं, इसके दो नाम और देख लें, RL पावलोव और UL पावलोव, तो ये नहीं है। 83 में चलते हैं अपन डायरेक्ट क्वेश्चन। पावलोव का संबंध किस देश से था? अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, रूस। यहाँ जर्मनी लिख लें, यहाँ रूस लिख लें। ठीक है, कौन सा राइट हो जाएगा 83 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पावलोव साहब थे आप रूसी वैज्ञानिक, रूस से थे भैया, ये रूसी शरीर शास्त्री थे। इनको एक क्या बोलते हैं, लागू किया था, वो प्रश्न पढ़ लें अपन। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किस सन में प्रतिपादित किए हैं भाई? 1906 में, 1911 में, 1913 में, 1904 में। तो 84 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1904 में। पावलोव अंकल के जो सिद्धांत है, इसके और भी कुछ नाम है जो आपको आने चाहिए, जैसे संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत, अनबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी, CR थ्योरी नाम से, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग या परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत, प्रभावी अनुबंधन सिद्धांत, इस टाइप के बहुत सारे इनके नाम, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, ये बहुत सारे नाम इनके सिद्धांत के हैं। तो कहीं से भी कोई सा भी नाम पूछ लिया जाता है। ये अपने रूस के थे, 1904 में इन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला था, शरीर शास्त्री थे। ये इनका संप्रदाय आता है अपने व्यवहारवादी संप्रदाय इनका है, और इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इनकी जो ये सिस्टम था ना, CS CR, UCS UCR, CS CR, इस टाइप के क्वेश्चंस अधिकतर बनते हैं, तो वो अपना आगे पढ़ लेंगे। और इन्होंने 4 प्रतिक्रियाएं या विधियां भी दी थी इन्होंने, तो उनके नाम भी है, पहला सहकालिक अनुबंधन, दूसरा विलंबित अनुबंधन, तीसरा है चिन्ह अवशेष अनुबंधन, चौथा पृष्ठोन्मुखी पश्चगामी अनुबंधन। इस प्रकार के कुछ इन्होंने नाम दिए थे। और इनके जो प्राचीन अनुबंधन के जो उद्दीपक है, वो जैसे अनुबंधित उद्दीपक को तो अपन CS बोलते हैं, जो ध्वनि में आता है। अनानुबंधित उद्दीपक जिसे UCS बोलते हैं, जिसे अपन भोजन कहेंगे। तो ये कुछ नाम रहते हैं जो इनके बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इनकी क्रियाएं पूछी जाती है कि कब कौन सी होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। और ऐसी जो ये इनका जो सिद्धांत है, वो पशुओं को प्रशिक्षण करने में सहायक होते हैं, और कुछ संवेगात्मक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं उनके उपचार में भी ये काम आते हैं, आदतों को सुधारने में काम आते हैं। तो इस प्रकार के कुछ शैक्षिक उपयोग भी हैं इनके। तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर, 85 की ओर चलते हैं। 85 है, अनुबंधन का पिता जनक किसे कहा जाता है? देखो आ गया शब्द अनुबंध, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अनुबंध का पिता या जनक, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, युंग या जुंग, एक ही बात है। तो 85 का राइट आंसर बताना है आपको सी, ऑप्शन नंबर सी, पावलोव साहब। मैंने पहले भी आपको सिद्धांत के नाम बताए थे सारे, उसमें अनुबंध नाम लिया था मैंने। तो अनुबंध के पिता या जनक कौन है? पावलोव साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन किस्मत खराब हो तब आ भी जाते हैं। पावलोव ने कुत्ते की कौन सी ग्रंथि का ऑपरेशन किया था? एजोटिक, पैराटिक, सेमोटिक या किसी भी नहीं? तो आपका राइट आंसर तो यही है, पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, अगला चलते हैं 87। अच्छा प्रश्न है, पावलोव के प्रयोग में स्वाभाविक उद्दीपक क्या था? घंटी, भोजन, लार, कुत्ता। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें 87 में? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोजन, स्वाभाविक उद्दीपक भोजन हो जाएगा। ठीक है, 88 में देखेंगे, पावलोव के प्रयोग में अस्वाभाविक उद्दीपक कौन क्या था? अस्वाभाविक, वहाँ स्वाभाविक था और यहाँ अस्वाभाविक, तो घंटी है, भोजन है, लार है या कुत्ता है? तो 88 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घंटी। अस्वाभाविक उद्दीपक, पहले भोजन दे रहे थे, फिर बाद में भोजन के साथ घंटी बजाने लग गए, फिर घंटी बजते ही फिर क्या होती, लार आ रही थी सीधी सी, तो अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी हो गया आपका। फिर है 89, प्रश्न अच्छा है, मैंने कहा था यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पावलोव के प्रयोग में अंतिम चरण में होने वाली अनुक्रिया थी? UCS, CS, UCR, CR। 89, बहुत अच्छा प्रश्न। अंतिम
पूछ रहा है ना अंतिम चरण, तो आपको सीधा सा आंख बंद करके CR करना है राइट। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। 90 नंबर का सवाल, अच्छा प्रश्न है। CS से तात्पर्य है भाई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, भोजन, घंटी, लार या कुत्ता। CS को आप अनुबंधित उद्दीपक भी, कंडीशनल स्टिमुलस भी बोल सकते हैं, अनुबंधित उद्दीपक। इसको किससे जोड़ा गया था, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, भोजन से, घंटी से, लार से या कुत्ता से। तो 90 में राइट कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, घंटी यानी ध्वनि से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखें आप। फिर अगला सवाल, एक समान विशेषताओं वाली वस्तुओं के प्रति एक जैसी प्रतिक्रिया करना है, अवरोध, सामान्यीकरण, विभेदन या फिर पुनःस्थापन, कौन सा राइट हो जाएगा। एक समान विशेषताओं वाली वस्तु के प्रति एक जैसी प्रतिक्रिया कहलाती है, राइट आंसर 91, ऑप्शन नंबर बी, सामान्यीकरण। कई बार प्रश्नों के अंदर ही उसके जवाब होते हैं, लेकिन अपन कन्फ्यूजन के मारे जवाब को गलत कर देते हैं। कई बार बनता है, पिछली बार वाले रीट में पूछे गए थे बार बार ऐसे सवाल। हाँ, किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति अनुबंधन में बाधा पहुंचाती है, तो ये क्या कहलाता है। पहला विभेदन, दूसरा सामान्यीकरण, तीसरा अवरोध, चौथा पुनःस्थापन। तो 92 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवरोध। भाई बाधा पहुंचा रही तो अवरोध ही आएगा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 93, अच्छा प्रश्न पढ़े। कृत्रिमपन के बाद स्वाभाविक ना उद्दीपन न दिया जाए तो कुछ प्रयासों के बाद कुत्ता लार का स्राव बंद कर देता है, ये कहलाता है, ये क्या कहा जाता है इसको, विलोपन, सामान्यीकरण, अवरोध, विभेदन। सिंपल सवाल है, लेकिन कभी कभार अपन कन्फ्यूजन में इनको गलत कर देते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ करके उत्तर दें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। 93 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, विलोपन। भाई न दे रहे हैं तो बाद में ऑटोमेटिक लार बंद हो रही है, तो विलोपन हो गया। ऐसे शब्द ही, ये सभी शब्द पावलोव साहब के हैं, जो इन शब्दों पर भी सवाल बन जाते हैं। कभी विलोपन है, सामान्यीकरण है, अवरोध है, विभेदन है, तो ये शब्द काफ़ी मायने रखते हैं आपके। जैसे इनके जो कुछ संप्रत्यय हैं पावलोव साहब ने, जैसे विलोपन, एक्सटिंक्शन नाम दिया था इन्होंने, उच्च कोटि अनुबंधन, हाई ऑर्डर कंडीशनिंग, स्वतः पुनर्लाभ, और उद्दीपक सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, उद्दीपक विभेदीकरण, आंतरिक अवरोध, इंटरनल इनहिबिशन, और बाह्य अवरोधन का नियम, एक्सटर्नल इनहिबिशंस। ये कुछ 5-7 नाम है जो इनके पावलाव से संबंधित है, जो कभी कभार यहीं से प्रश्न पुटअप होते हैं, तो हमने इसमें सेटअप किए हुए हैं। जैसे सीखने की धीमी गति हो जाती है तो वो बाह्य अवरोध का नियम कहलाता है, और अनुबंधन को भाषा में आंतरिक अवरोध होता है तो आंतरिक अवरोध हो जाता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वही पूछे जाते हैं। तो पावलाव के अपन नाम पता किसके ऊपर प्रयोग किया गया, कौन सा है, इनमें कब नोबेल पुरस्कार मिला गया था, ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं। अब इनकी प्रश्नावली, इनके शब्दावली, इनके शिक्षा में उपयोग, इन पर आजकल प्रश्न बनने लग गए, तो अपने को वो चीज़ें पढ़नी होगी। 94, अगला सवाल देखेंगे। वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। अब ऐसे सवाल बनते नहीं हैं, लेकिन अपने को रखने पड़ेंगे। अल्बर्ट, यूंग, थॉर्नडाइक, सुल्तान। तो आपका राइट आंसर सीधा सा है, आपको सभी को पता है। 94 में ए पे अल्बर्ट पे इन्होंने किया था। ठीक है, अल्बर्ट आप जानते ही होंगे, इससे क्या संबंध था, बताने की जरूरत नहीं है आपको। फिर 95 सवाल है, पावलोव द्वारा किया गया अनुबंधन प्रयोग संबंधित है, क्रियात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष। अब इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं, अब पता ही नहीं अपने को किससे संबंधित था, लेकिन फिर भी अपने को उत्तर तो देना ही होगा ना, और चौथा है उपयोग में से कोई नहीं। तो 95 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानात्मक पक्ष से। पावलोव का जो अनुबंधन का संबंध किससे है, पावलोव का ज्ञानात्मक पक्ष से। अगला सवाल 96, घंटी बजने पर दरवाज़ा खोलना किस प्रकार का व्यवहार है। यहाँ पर ऐसे नहीं जोड़ लें, किस प्रकार का व्यवहार नहीं है, ऐसे करेंगे तब अपना ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो इसको अपन सवाल में नहीं लिख लेंगे, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उद्दीपक जन्य व्यवहार। यानी ऑपरेंट व्यवहार और सक्रिय व्यवहार एक ही बात होती है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, तो आपको नहीं करके इसको तीसरे को राइट माने। ठीक है, फिर है अगला सवाल 97,
अच्छा सवाल है। प्राचीन अनुबंधन शास्त्रीय अनुबंधन में किस प्रकार की क्रियाओं का अनुबंधन होता है? अच्छा प्रश्न। ऐच्छिक, अनैच्छिक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक। 97 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनैच्छिक क्रियाओं का। ओके, अगला सवाल 98 प्रश्न देखेंगे। अनुबंधन प्रयोगों में अनुबंधित क्रियाओं अनुक्रियाओं का विलोपन किस कारण हो जाता है? पहला ऑप्शन पुनर्बलन, दूसरा आवर्ती, तीसरा पुनर्बलन की अनुपस्थिति, चौथा कोई नहीं। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुनर्बलन की अनुपस्थिति। जब पुनर्बलन ही नहीं होगा तो विलोपन होगा ही होगा इसका। फिर अगला, शायद प्रश्न वापस रिपीट हो रहा है। यांत्रिकता पर बल देने वाला सिद्धांत है कौन सा? शास्त्रीय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, उद्दीपन अनुक्रिया या क्षेत्र सिद्धांत? यांत्रिकता, ये शब्द कई बार बनते हैं इसे। कभी कभी यांत्रिकता को किसके साथ जोड़ा जाता है, यांत्रिकता को किसके साथ नहीं जोड़ा जाता है, इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। तो आपको राइट आंसर 99 में राइट बताना है, ऑप्शन नंबर 1, शास्त्रीय अनुबंधन या प्राचीन अनुबंधन या अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत, ये इससे जोड़ा जाता है। 100 नंबर का सवाल देखेंगे आप। अब शब्दों के प्रयोग का विरोध करने वाला सिद्धांत। बहुत अच्छा प्रश्न। सक्रिय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, उद्दीपक अनुक्रिया, क्षेत्र सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा 100 में, बताइए कौन सा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय अनुबंधन। 101 में राइट आंसर देखेंगे आप। भाषा एवं व्याकरण हेतु उपयोगी सिद्धांत है। सक्रिय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, उद्दीपक अनुक्रिया, क्षेत्र सिद्धांत। 101 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय अनुबंधन। देखो कह रहा हूँ शिक्षा के उपयोग में भी प्रश्न बनते हैं, तो ये शिक्षा से संबंधित शैक्षिक उपयोग के रूप में प्रश्न बने हुए हैं। तो इनको आप अच्छी तरह से समझें कि वास्तव में किसके साथ जोड़ा जा रहा है। शैक्षिक उपयोग के प्रश्न है ये। आजकल क्या कि थोड़ा बनाने वाले मेंटोर भी अलग तरीके से बनाते हैं प्रश्न। प्रश्न है आपके नाम सामने, सुलेख विकसित करने हेतु उपयोगी सिद्धांत है। देखो फिर अच्छा प्रश्न। सक्रिय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, उद्दीपक अनुक्रिया, क्षेत्र सिद्धांत। 102 का राइट आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर बी। मैंने ये आपको जब पावलाव का पढ़ाया था तब मैंने विस्तृत बताया था ना भी, पशुओं के से को प्रशिक्षण करने में, आदतों को सुधारने में, समागम रूप से बच्चे जो पिछड़े होते हैं उनके उपचार में, और अर्थ शब्द एवं भाषा सीखने में, संकेत अधिगम में, ऑडियो विजुअल्स सामग्री के प्रयोग में, व्यवहार एवं दृष्टिकोण के निर्माण में, इन सभी में शास्त्रीय अनुबंधन पावलाव साहब के अनुबंधन को जोड़ा जाता है, सीखने में उपयोगी होता है। अगला सवाल है आपके सामने, प्रोत्साहन द्वारा सर्वश्रेष्ठ अधिगम पर बल देने वाला सिद्धांत कौन सा है? उद्दीपक अनुक्रिया, अनुक्रिया उद्दीपन, गेस्टाल्टवादी या पुनर्बलन सिद्धांत। तो 103 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, आपको खुद को बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? अनुक्रिया उद्दीपन। प्रोत्साहन द्वारा सर्वश्रेष्ठ अधिगम पर बल देना, तो हो जाएगा आपका अनुक्रिया फिर उद्दीपन। यानी अपन पहले अनुक्रिया करेंगे तभी तो अपने को उद्दीपन मिलेगा। जैसे अपने को कह दिया था आप 12वीं में आपको मेरिट मानना है तब आपको मोटरसाइकिल दी जाएगी, तो पहले अपना अनुक्रिया करेंगे तभी तो अपने को उद्दीपन मिलेगा। अगर अपन अनुक्रिया ही नहीं करेंगे तो उद्दीपन नहीं मिलेगा। अगर अपन मेरिट में नहीं आ पाएंगे तो अपना उद्दीपन नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत से जुड़ा जाता है। अगला सवाल, निदानात्मक शिक्षण पर बल देने वाला सिद्धांत कौन सा है? उद्दीपन अनुक्रिया, अनुक्रिया उद्दीपन, गेस्टाल्टवादी या पुनर्बलन सिद्धांत। तो 104 का राइट आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुक्रिया उद्दीपन। निदानात्मक देख लो, पहले अपने को करना पड़ेगा फिर उसका सही उत्तर मिलेगा अपने को, सवाल को करेंगे तब। दंड का पूर्णतः विरोध करने वाला सिद्धांत है। वाह, अच्छा प्रश्न। सक्रिय अनुबंधन, उद्दीपन अनुक्रिया, पुनर्बलन सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत। 105 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सक्रिय अनुबंधन। दंड को पूर्णतः विरोध करने वाला, ऑपरेंट थ्योरी। अगला सवाल 106 नंबर। सवाल पढ़ेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन को शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिपादित किया गया था। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत ने, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत ने, पुनर्बलन सिद्धांत ने या क्षेत्र सिद्धांत ने? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। 106, तो पहला हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला ही राइट, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर साहब। अगला सवाल पढ़ेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन के भेद, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है?
सीधा सा है, कोई बता देगा। स्किनर, क्राउडर, गिलफर्ड या कोई नहीं, गिलबर्ट। तो 107 में राइट हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, स्किनर साहब। फिर है अगला सवाल। अच्छा, शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक। ऐसे सवाल बनते नहीं है, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ही। स्किनर, क्राउडर, गिलबर्ट या कोई नहीं, तो 108 में राइट हो जाएगा आपका क्राउडर साहब। फिर अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है भाई? स्किनर, क्राउडर, गिलबर्ट या कोई नहीं, तो 109 में राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिलबर्ट। यानी अपने को सवाल तो बनाने पड़ेंगे, कभी कभार पूछ ही लेता है। पुनर्बलन पर बल देने वाला अभिक्रमित अनुदेशन है। 110 प्रश्न पढ़े। पुनर्बलन पर बल देने वाला अभिक्रमित अनुदेशन रेखीय, शाकीय, मैथेटिक्स या कोई नहीं। तो 110 में राइट है रेखीय, जो स्किनर साहब के साथ जोड़ा जाता है, और पुनर्बलन को भी स्किनर साहब के साथ जोड़ा जाता है। 111 नंबर का सवाल पढ़ेंगे। उपचारात्मक व निदानात्मक शिक्षण पर बल देने वाला अनुदेशन है रेखीय, शाखीय या मैथेटिक्स या कोई नहीं। तो 111 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 111 में ऑप्शन नंबर बी, उपचारात्मक व निदानात्मक शिक्षण पर बल देने वाला अनुदेशन कौन सा है? शाखीय। ठीक है, देखो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं यार, इनको ध्यान से पढ़ना आप, मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ो। पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व पर बल देने वाला सिद्धांत है। 12 पढ़े आप भी। पहला है रेखीय, दूसरा शाखीय, तीसरा मैथेटिक्स, चौथा कोई नहीं। 112 का राइट आंसर हो जाएगा, पहले से इसको कर रखा है मोस्ट, तो ऑप्शन नंबर सी आपका मैथेटिक्स आएगा। पाठ्य पुस्तक पर स्वामित्व पर बल देने वाला सिद्धांत। अगला सवाल है 113। शिक्षण मशीन का प्रतिपादन सभी को आता है, ये तो मैं छोड़ देता हूँ, आप बता देना, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। प्रेस को मशीन होती है एक प्रकार की, तो सिडनी एल प्रेस है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है प्रश्न, कंप्यूटर पर आधारित निर्देशन ने अपनी जड़ें शिक्षा के क्षेत्र में किस अधिगम सिद्धांत के कारण फैलाई? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, अच्छा प्रश्न। उद्दीपन अनुक्रिया क्षेत्र सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन या कोई नहीं। तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुक्रिया उद्दीपन। अनुक्रिया उद्दीपन। ठीक है, सवाल को पढ़ें फिर समझे। हाँ, प्रश्न है थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ। किसी की गई अनुक्रिया को समाप्त करना उद्देश्य होता है। प्रश्न पढ़ें, किसी की गई अनुक्रिया को समाप्त करना उद्देश्य होता है। ऋणात्मक पुनर्बलन, धनात्मक पुनर्बलन, दंड या उपरोक्त सभी। 115। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ऋणात्मक पुनर्बलन, समाप्त की बात कर रहा था। ठीक है, 16 नंबर का सवाल देखेंगे आप, पढ़ लें सवाल को। निम्न में से कौन सी स्थिति क्रिया प्रसूत का उदाहरण है? कांटा लगने पर पैर हटाना, खिलौनों से कई खेल खेलना, हाथ पैरों को चलाना या भोजन करना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 116 में? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? हाथ पैर चलाना, 3 नंबर का राइट हो जाएगा। ठीक है, 117 नंबर का सवाल पढ़ेंगे आप सभी। एक बालक हाउस का बहुवचन हाउसेज सीकर माउस का बहुवचन माउसेज कर देता है, ये किस प्रकार का स्थानांतरण का उदाहरण है भाई? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। शून्य, निषेधात्मक, पार्श्व या लंबवत। 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निषेधात्मक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 118, अच्छा सवाल है भाई, पढ़ें आप। समस्या के समाधान हेतु प्रत्यक्षीकरण अति आवश्यक है, ये मत प्रतिपादित किया था। अच्छा प्रश्न। समस्या समाधान हेतु प्रत्यक्षीकरण गेस्टाल्टवादियों ने, स्किनर ने, पावलोव ने या हल ने? तो 118 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 118, पहला, गेस्टाल्टवादियों। समस्या समाधान गेस्टाल्टवादियों से ये जुड़ा हुआ है भाई। गेस्टाल्टवादियों के बारे में जैसे समस्या को समग्र रूप से एज ए वॉल के रूप में भी पढ़ाने के लिए ये करते हैं। इनकी इकाई योजना में भी इनकी प्लानिंग रहती है, प्रायोजना प्रोजेक्ट विधि में भी इनकी प्लानिंग और इनका समस्या समाधान की विधियों का इनका देन है। गणित और विज्ञान, कंप्यूटर आदि समस्याओं के लिए भी गेस्टाल्टवादियों का रोल होता है।
और गेस्टाल्टवादियों एक अच्छी सी बात कहते हैं जो मुझे याद आई है कि जब भी समस्या के समाधान को आहा अनुभव या एक्सपीरियंस की संज्ञा, ये बात कहते हैं गेस्टाल्टवादी, इनकी संज्ञा देते हैं। और गेस्टाल्टवादी जो रटने के बजाय समझने पर ज़्यादा बल देते हैं, और साइकोलॉजी यही तर्क पर चलती है कि आप रटने के बजाय समझने पर ज़्यादा बल दें। और गेस्टाल्टवादियों ने कुछ नियम भी बताए हैं जो मैं बोल देता हूँ। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ कंप्लीशन और लॉ ऑफ होमोजिनिटी। यानी आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो निकटता का नियम, समानता का नियम, निरंतरता का नियम, अविच्छिन्नता का नियम, पूर्ति का नियम, सजातीयता का नियम। तो ये गेस्टाल्टवादियों की कुछ चीज़ें थी। गेस्टाल्टवादियों में इनके जनक वर्दाइमर कोहलर कोफ्का जर्मनी से माने जाते हैं। चिंपैंजी पे इन्होंने विश्वविख्यात सिद्धांत दिया था 1913-18 के मध्य। और कोहलर ने कैनारी द्वीप पर सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। और 1912 में फी फेनोमेन के माध्यम से गेस्टाल्ट प्रस्तुत किया गया था। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने बता दी आपको। गेस्टाल्ट के शैक्षणिक उपयोग क्या क्या थे: इकाई योजना, पूर्ण से अंश की ओर प्रयोजना। तो ये प्रश्न गेस्टाल्टवादियों से बनते हैं, तो आपको सुनना है ये चीज़ें। यहाँ पर लिखा ही नहीं जा सकता, इसलिए आप मैंने केवल बोला ही आपको। फिर अगला सवाल आपके सामने 119, माफ़ कीजिए। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत किस अधिगम पर किस श्रेणी में आता है? देखो, अभी मैंने बताया था, अब यहाँ से प्रश्न भी पुटअप हो गया। गत्यात्मक, वाचिक, समस्या समाधान, अधिगम या उपरोक्त सभी। तो 119 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, समस्या समाधान विधि। अभी मैंने बताया था। ठीक है, अगला सवाल अच्छा सवाल है। अंतर किस सिद्धांत में बताया गया? शास्त्रीय अनुबंधन, गेस्टाल्टवादी, सक्रिय अनुबंधन और उपरोक्त सभी। तो 120 में राइट हो जाएगा आपका गेस्टाल्टवादी। अंतर्दृष्टि को मानसिक योग्यता, देखो समस्या समाधान होगी तो समस्या समाधान कब होगी? जब अपने मेंटल एबिलिटीज़ होगी, चिंतन होगा, तो मानसिक योग्यता के सिद्धांत को अपन गेस्टाल्टवाद और अंतर्दृष्टि नाम से जाना जाता है। इसके अगर आप नाम जानना चाहो गेस्टाल्टवादियों के, तो मैं कुछ नाम बता देता हूँ। जैसे समग्रतावाद, सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना यानी इंसाइट लर्निंग, इनके कुछ नाम है जो इम्पोर्टेंट रहते हैं। अगला सवाल 121, मूर्त वस्तुओं से अंतर्दृष्टि के विकास पर बल देने वाला सिद्धांत है। पहला शास्त्रीय अनुबंधन, दूसरा क्षेत्रीय अनुबंधन, तीसरा सक्रिय अनुबंधन, चौथा है समग्राकृतिवादन। तो 121 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समग्राकृति, यानी डी वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, उत्तर बाल्यावस्था तथा किशोर बालकों हेतु उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्षेत्र सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन, समग्राकृतिवाद। उत्तर बाल्यावस्था यानी किशोरावस्था की ओर जब किशोरावस्था की ओर जब बढ़ रहे हैं अपन, उत्तर बाल्यावस्था के और किशोरावस्था के लिए जो कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? 122 में डी राइट हो जाएगा, समग्राकृतिवाद। ठीक है, फिर अगला सवाल 123, समग्राकृतिवाद सिद्धांत बल देता है स्वाभाविक क्रिया पर, उद्दीपन पर, चिंतन के विकास पर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने, खिलौनों से माफ़ कीजिए। और लास्ट है ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसके अंदर? आप देखेंगे समग्राकृतिवाद सिद्धांत बल देता है किस पे? पहले ऑप्शन पे, दूसरे पे, तीसरे पे या चौथे पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 123 में ऑप्शन नंबर सी, चिंतन के विकास पर, ये राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 124 नंबर का सवाल है, पढ़ेंगे आप, उद्देश्यपूर्ण अधिगम पर बल दिया जाता है क्षेत्र सिद्धांत में, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत पर, समग्राकृतिवाद या उपयुक्त सभी। तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समग्राकृतिवाद, गेस्टाल्टवाद। ठीक है, अगला सवाल है, देखो प्रश्न अच्छा है। देखो, यांत्रिकता का विरोध करने वाला सिद्धांत, वहाँ पर बार बार यांत्रिकता का सहयोग करने वाला या यांत्रिकता जहाँ उपयोग होती है वो बता रहा था। अब की बार सवाल उल्टा पूछ लिया इन्होंने
क्षेत्र सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, समग्राकृतिवाद सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समग्राकृतिवाद सिद्धांत, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका राइट, समग्राकृतिवाद सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने 126 नंबर का सवाल है। प्रश्न देखेंगे। पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का निर्माता सिद्धांत है भाई, पूर्ण से अंश, बहुत अच्छा प्रश्न। क्षेत्र सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, समग्राकृतिवाद सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो 126 मैंने आपको बताया था, वॉल टू पार्ट, हाँ, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये मैंने बताया था ना, स्थूल से सूक्ष्म, मूर्त से अमूर्त, ये शिक्षण सूत्र किसकी देन है, गेस्टाल्टवादियों की। पूर्ण से अंश, वॉल टू पार्ट। तो 126 का राइट आंसर सभी को पता है, अब तो पता ही होगा। 126 का राइट हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन, समग्राकृतिवाद। अगला सवाल, प्रश्न अच्छे हैं, बस पढ़ने वाला चाहिए। बालक के सामने समस्या का समग्र रूप रखना अति आवश्यक है, ये मत प्रतिपादित करने वाला सिद्धांत है। क्षेत्र सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, समग्राकृतिवाद सिद्धांत या उपयुक्त सभी। 127 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, समग्राकृतिवाद सिद्धांत। मित्रों, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, और ऐसे ही चीज़ें पाने के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपको बेटर दे सकें, ये आपसे अनुरोध रहेगा। पहला 128 का पहले पढ़ लेते हैं प्रश्न। मस्तिष्क की शक्तियों पर बल देने वाला सिद्धांत है। क्षेत्र सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, समग्रतावाद सिद्धांत या। अब देखो, मस्तिष्क की शक्तियाँ यानी चिंतनशील, समस्या समाधान। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 128 में ऑप्शन राइट हो जाएगा तीसरा, समग्राकृतिवाद। अगला सवाल है 129 नंबर का सवाल है। पाठ्यक्रम निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है, थोड़ा ब्लैक ज़्यादा हो गया। पाठ्यक्रम सिद्धांत निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, दूसरा सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, तीसरा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत और चौथा है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। तो इसका राइट बताना है भैया आपको। 129 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गेस्टाल्टवाद। ठीक है, फिर है अच्छा सवाल है ये, फिर एक बार। खोज विधि, समस्या समाधान विधि, विश्लेषण विधि का जन्मदाता सिद्धांत। मैंने आपको शुरू में बता दिया था पहले ही। सक्रिय अनुबंधन, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, उद्दीपन अनुक्रिया, गेस्टाल्टवाद। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत। अगला सवाल चलते हैं 131 की ओर। किसी फूल को पूर्ण रूप से देखकर तथा समझकर बाद में उसके भागों का विश्लेषण करना उचित होता है, ये सिद्धांत किस पर आधारित है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा। तो 131 का राइट हो जाएगा आपका चौथा, गेस्टाल्टवाद। ठीक है, 132 देखेंगे अपन। प्रश्न कह रहा है, साइकिल के पंप को उसके पूर्ण रूप में देखने व समझने के बाद उसके भागों का अध्ययन करना चाहिए, किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये तो सभी को आता है 132 में, पहला या दूसरा या तीसरा या फिर चौथा 132 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, समग्राकृतिवाद। 133 नंबर का सवाल है, समस्या का हल एकाएक या एकाएक सूझ जाना किस सिद्धांत में आता है। तो पहला क्षेत्र सिद्धांत, दूसरा समग्राकृतिवाद सिद्धांत, तीसरा प्रयास व त्रुटि या उपरोक्त सभी। तो 133 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समग्राकृतिवाद सिद्धांत। फिर अगला सवाल एक और अच्छा सवाल है, भाषा सिखाने हेतु शब्दों से पहले वाक्यों का, अक्षरों से पहले शब्दों का ज्ञान कराना चाहिए, ये अवधारणा किस सिद्धांत पे है। पहले क्षेत्र सिद्धांत, दूसरा समग्राकृतिवाद, तीसरा प्रयास व त्रुटि, चौथा उपरोक्त सभी। तो 134 का राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, समग्राकृतिवाद सिद्धांत। फिर है 135, पहले सवाल पढ़ेंगे। एक अध्यापक गणित की किसी समस्या को हल करने के लिए समस्या का समग्र रूप से बालकों के सामने रखता है, तो फिर संपूर्ण समस्या का मनन व विश्लेषण करने के लिए छात्रों से कहता है या हल करवाता है, ये सिद्धांत तो सभी को पता है। उसमें समग्र शब्द आ गया तो आपको यहाँ पे भी उत्तर वही मिलेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा आपका, पूर्णा, ये वाला राइट हो जाएगा, पूर्णकार सिद्धांत। ठीक है,
136 का प्रश्न देखेंगे। अच्छा प्रश्न है। पाठ्यक्रम निर्माण के समय संपूर्ण विषय एक इकाई के समान प्रतीत हो, ये अवधारणा किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये भी आपको पता है, इकाई नाम आते ही आपको कर लेना सीधा सा। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, तो कौन सा हो जाएगा राइट 136 में? तो आपका राइट हो जाएगा पहला ऑप्शन, पूर्णाकार। ठीक है। फिर अच्छा प्रश्न है। रटे रटाए ज्ञान को ग्रहण अथवा दूसरों के बनाए रास्ते पर चलने की अपेक्षा अपना मार्ग स्वयं ढूंढकर स्वयं खोज करके अधिगम करने पर किस सिद्धांत ने बल दिया था भाई? पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा? पहला ऑप्शन शास्त्रीय अनुबंधन, दूसरा सक्रिय अनुबंधन, तीसरा प्रयास एवं त्रुटि, चौथा समग्राकृतिवाद। तो 137 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समग्राकृतिवाद, गेस्टाल्टवाद। अच्छा सवाल है। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सभी को आता होगा, कॉल, रॉजर्स, स्किनर, पावलोव, मैस्लो। तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैस्लो साहब मानवतावादी। ठीक है। अगला सवाल है। मैस्लो साहब ने मानवतावादी अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1951, 1953, 1954, 1958। तो 139 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1954 में इन्होंने मानवतावादी सिद्धांत दिया था। गेस्टाल जो सॉरी मैस्लो साहब है, उन्होंने और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी जो आपको आनी चाहिए। मैस्लो साहब जो मानवतावादी अधिगम सिद्धांत है उनके बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं अपने को, जो अपने परीक्षा में बार बार उनसे रिलेटेड पर्सन बनते भी हैं और बनने भी चाहिए, क्योंकि मैस्लो साहब एक इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक है। क्योंकि जो अभी अपन ने पहले गेस्टाल्ट, स्किनर ये पूछे थे, तो आजकल लोग उन पे ज़्यादा प्रश्न बनाते नहीं हैं, तो नए मनोवैज्ञानिकों को देखते हैं। लास्ट एंड फाइनल सवाल है। अब तक मित्रों किसी ने लाइक नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो एक बार कर लें। अंतिम सवाल पढ़ेंगे अपन, और जो मेरे नए मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, लाइक करके ज़रूर जाएं, और अपने नए दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि अपन अपनी एक टीम वर्क बने और अपना एक परिवार बने, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतरीन दे पाएँ। अगला सवाल है, लास्ट फाइनल सवाल पढ़ेंगे। वह प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने मानवतावादी विचारधारा को तीसरी शक्ति कहा है भाई के रूप में संबोधित कर इसे पूर्ण प्रचलित विचारधाराओं, मनोगत्यात्मक तथा व्यवहारवादी से अलग कर दिखाने का प्रयास किया? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या एब्राम मैस्लो? तो 140 का राइट आंसर क्या होगा? तो 140 का राइट आंसर हो जाएगा आपका एब्राहम मैस्लो साहब ने तीसरी शक्ति के रूप में मानवतावादी विचारधारा को रखा था। तो मित्रों, आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। हम चाहते हैं कि आप इसको लगातार देखते रहें, और अगर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बार बार कहेंगे नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार तीसरा पार्ट भी लेके आएंगे जिसमें 70 क्वेश्चंस रहेंगे। तीसरा पार्ट 70 क्वेश्चनों का रहेगा, जिसमें इसी प्रकार के आगे के कुछ सिद्धांत और उससे संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे। 3 पार्ट ख़त्म करके फिर अपन अगला टॉपिक चिंतन पे लेंगे। तो तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहेंगे, और मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।